नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी जिस नेता की धमक और हनक की खूब चर्चा होती थी, जिस पार्टी का टिकट जीत की गारंटी माना जाता था, अब वो राजनीतिक रूप से इस तरह से हाशिए पर है कि उसकी चर्चा कम होती है। तब चर्चा होती है जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोई फैसला लेती हैं। एक फैसला उन्होंने ऐसे ही लिया है जिसमें उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सीधे पार्टी के दूसरे नंबर का नेता बना दिया है। या इसलिए क्योंकि उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर का पद बीएसपी में माना जाता है। आकाश आनंद को अब बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सारे, वो रिपोर्ट करेंगे और नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे और वो सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। ऐसे समय में जिम्मेदारी आकाश आनंद को मिली है जब बिहार में चुनाव होने हैं और ये माना जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि चुनाव तो बिहार में है, लेकिन आकाश आनंद को जिम्मेदारी दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी है और पॉलिटिकल कमबैक के लिए एक आखिरी उम्मीद बीएसपी की अब क्या आकाश आनंद ही हैं? इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बीएसपी की कभी इतनी ज्यादा साख्ती और धमक और हनक बीएसपी सुप्रीमो की थी, उससे जो हमारे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो गेस्ट हैं वो खुद अच्छी तरह से परिचित हैं, उन्होंने ये देखा भी है। हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ गिरीश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। तो सबसे पहले मनमोहन जी, क्योंकि आपको हम लोगों ने देखा है, आपने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शुरू से तेवर को देखा है और जैसा मैंने कहा बहुत सोच समझकर कि जो उनकी धमक थी, जो उनकी हनक थी, उसकी भी चर्चा बहुत होती रही है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि बीएसपी जिस तरह से कहती रही है, काशीराम के समय से ये बात, काशीराम मूवमेंट के समय से ये कहा जाता रहा है कि परिवारवाद से बीएसपी दूर रहती है और परिवार का कोई सदस्य उत्तराधिकारी नहीं होगा। हालांकि उत्तराधिकार अभी शब्द नहीं आया है, लेकिन पार्टी में दूसरे नंबर का नेता आकाश आनंद जैसे नेता को, जिनके पास अभी उतना अनुभव नहीं है, क्या मानते हैं इसको कि बीएसपी अब इस प्रयोग को कर रही है या अब और कोई ऑप्शन नहीं है तो आकाश आनंद नेता है दूसरे नंबर के? क्या आपको नहीं लगता है देखिए, बीएसपी सुप्रीमो ने क्या सोचा? शिल्पी जी देखिए, शिल्पी जी ऐसा है, ये आकाश आनंद ही नहीं है। इसके पहले मायावती ने अपने भाई आनंद को भी जिम्मेदारी दी थी। आकाश के पिताजी हैं आनंद, और उनको भी उपाध्यक्ष बनाया था। और एक प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में उपाध्यक्ष का मतलब होता है कि उत्तराधिकारी। तो ऐसा नहीं है कि आकाश को दिया, इसके पहले आनंद को भी दिया था। आकाश को पहले भी दिया था, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भी जिम्मेदारी दी थी। और सीतापुर में एक जनसभा में उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जो लेकर के गंभीर बना, मुद्दा बन गया। और तब मायावती को आनन फानन में आकाश आनंद को पार्टी से, मतलब पदों से हटा करके, अपना जिम्मेदारी उनको प्रचार से हटाया और पदों से भी हटा दिया था। बाद में एक समीकरण और बना कि उनके जो ससुर है राजा राम जी, उनको लेकर भी कुछ विवाद हुआ। तो फिर जब दोबारा वो पार्टी में उनको जिम्मेदारी दी गई, तो अपने ससुर के कारण आकाश आनंद को किनारे किया गया। अब जहां तक बात, आज 3 दिन पहले मायावती ने उनको फिर से एक राष्ट्रीय संयोजक बनाया है और सारे प्रदेश के अध्यक्ष उनको रिपोर्ट करेंगे, कोऑर्डिनेटर उनको रिपोर्ट करेंगे, सारे और प्रदेशों के लोग उनको रिपोर्ट करेंगे। यानी कि मायावती ने अपने बाद नंबर 2 की स्थिति में उनको खड़ा कर दिया। अब जो जो बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश में जहां बसपा का ज्यादा उभार हुआ, 4 बार सरकार बनाई, इसमें 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनाई, 2012 तक। अब आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर। जो पार्टी मुलायम सिंह जी का समर्थन करके या उनका सहयोग करके 1994 के चुनाव में आप जाकर के 67 में गई थी, वो बाद में बहुमत की सरकार बनाई, 226 सीट पर गई। आज उसके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एकमात्र विधायक हैं रसड़ा से, वो भी उमाशंकर सिंह। लोकसभा में उनका एक भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं है। तो जो सदन होते हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी आज नेपथ्य में जाती हुई दिखाई। अब सवाल है, राजनीति करना है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा को बचा के रखना है, तो राज्यों में चुनाव लड़ना है। अब जो सबसे निकट चुनाव बिहार का है, अब बिहार में चुनाव होना है नवंबर में, तो इसलिए अब बिहार में मायावती जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।
आकाश आनंद को उसके पहले फुल फ्लेज जिम्मेदारी और प्रचार का बीड़ा भी शायद आकाश आनंद ही बिहार में भी उठाएंगे। जो बट नेचुरल है कि राष्ट्रीय संयोजक बनाया है तो जिम्मेदारी बड़ी है। मायावती जी का भी अपना कभी भी ये परसेप्शन रहा है कि वो जनता के बीच कम जाती है, वो प्रचार भी करने जाती हैं तो भी एक जिले में 5 विधानसभा है तो पांचों की एक जनसभा करके अपना काम वो कर लेती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि बिहार के चुनाव में संभव नहीं कि शायद हो सकता है मायावती प्रचार में जाए या ना जाए, मगर आकाश आनंद को ही जिम्मेदारी मिलेगी। बिल्कुल, आकाश आनंद तो को जिम्मेदारी मिली है और 10 सितंबर को आकाश आनंद बिहार पहुंचने वाले हैं। 10 दिन तक वो बिहार में रहेंगे जैसा कि जानकारी मिली है, और वहां पर जो कैडर हैं उनसे, कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और वहां पर जो आगे की चीजें हैं देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, जो ग्राउंड पर तैयारियां हैं। गिरीश जी, जो सवाल मेरा था दरअसल वो ये कि कांशीराम भी ये कह चुके हैं, कहते रहे हैं, मायावती खुद भी ये कहती रही है, हालांकि मनमोहन जी ने बताया और ये सही है कि आनंद कुमार को भी इस बात की जिम्मेदारी उन्होंने दी थी, और पहले भी आकाश आनंद को उन्होंने लाने की कोशिश की थी जब लोकसभा चुनाव से पहले जिम्मेदारियां बड़ी दे दी थी। लेकिन हमेशा ये कहती रही है पार्टी कि परिवारवाद से वो दूर रहती है और परिवार का कोई सदस्य उत्तराधिकारी नहीं होगा। उत्तराधिकारी शब्द तो कहीं पर नहीं आ रहा है और शायद इस बात से वो इनकार भी करें। लेकिन दूसरे नंबर का नेता बना देना, क्योंकि आकाश आनंद को अभी इतना अनुभव नहीं है, इतनी ग्राउंड पर उनकी ट्रेनिंग नहीं है, और जैसा कि मनमोहन जी ने बताया कि जब जिम्मेदारी दी थी तो कई गलतियां और अपरिपक्वता, बल्कि हम कह सकते हैं, वो सामने आई। ऐसे में क्या लग रहा है, ये एक प्रयोग है मायावती जी का? देखिए, इसके दो उत्तर हैं। एक जो आम आदमी समझता है कि आकाश को कभी ये फर्श से उठा के अर्श पे बैठा देती हैं, अर्श से उठा के कभी फर्श पे बैठा देती हैं। तो इससे आम आदमी समझता है कि मायावती अस्थिर महिला है, उनका रवैया ढोल-ढोल है। लेकिन अगर राजनीतिक समझ के हिसाब से देखी जाए तो मेरी 3 महीने पहले बात हुई थी एक अपने मित्र से कि ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि गिरीश जी, ये ऐसा है कि देखिए, आकाश आनंद राजनीति में कोई नोन नहीं है। बार-बार उनको ले आना और हटाने से उनकी चर्चा हो जाएगी, लोगों के मन में ये आ जाएगा कि हाँ, आकाश आनंद है और आकाश आनंद ही मायावती के उत्तराधिकारी होंगे, और फिर वही होगा, आकाश आनंद नंबर 2 की पोजीशन में आ जाएंगे। और आकाश आनंद आज नंबर 2 की पोजीशन में है। इस लिहाज से तो आप मायावती को बहुत चतुर पॉलिटिशियन माने। आज आकाश आनंद को हर आदमी जानता है, इसी नाते कि कभी लाया गया, कभी हटाया गया, कभी हटाया गया, कभी लाया गया। और दूसरी बात ये है, एक मिनट, दूसरी बात ये है कि केंद्रीयकृत सत्ता का एक बहुत बड़ा दोष है। ये दोष और बढ़ जाता है जब केंद्र में बैठा आदमी बहुत मजबूत होता है। अगर उसने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, नंबर 2, नंबर 3 की हैसियत पे किसी को नहीं ले आया, तो जब भी केंद्र कमजोर होगा तो नीचे पता नहीं चलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर संभलना। और मायावती के साथ लगभग शिल्पी जी 11 सालों के 2014 के बाद से मायावती उभरी नहीं, और उनकी जो राजनीति है और जो आज की राजनीति है वो कहीं से मैच नहीं कर रही। जमाना एग्रेसिव राजनीति का है। मायावती जी सिर्फ सलाह दे रही हैं, सलाह के आगे कुछ नहीं दे रही। तो बिल्कुल, उनको सलाह बिल्कुल से सही कहा कि वो जिस तरह से मायावती जी इस समय पॉलिटिक्स कर रही हैं, क्योंकि पिछले उनके कुछ सोशल मीडिया पर ट्वीट्स को देख लें, उनके एक्स प्लेटफॉर्म पर उनके बयान को देख लें, तो जिस तरह से वो सुझाव दे रही हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हर मुद्दे पर, उससे कहीं से वो विपक्ष की नेता के तौर पर उनका प्रोजेक्शन नहीं लग रहा है, जबकि एक समय पर उनके जो तेवर थे उससे सभी परिचित थे। मनमोहन जी, जिस तरह से आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी, आपने अभी थोड़े बैकग्राउंड की बात की, आकाश आनंद को जब लोकसभा
चुनाव से पहले जिम्मेदारी मिली थी। ये ठीक है कि बयान ऐसा आकाश आनंद ने दिया था, उससे अपरिपक्वता जो है वो झलक गई थी और उसके बाद वो नाराज हो गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगी। आपने भी बताया कि अशोक सिद्धार्थ के साथ, अपने ससुर के साथ मिल करके आकाश आनंद ने जो टिकट बांटे थे, बाद में उसकी समीक्षा पर कहीं ना कहीं मायावती जी नाराज हुई थी और हटा दिया था। फिर उसके बाद उनके माफी मांगने पर पार्टी में लेकर के आई। तो ये क्या बताता है कि क्या मायावती के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, या वो परिवार के ही सदस्य को रखना चाहती है? क्योंकि नेताओं के तौर पर आपकी तो उन नेताओं से आपने उनके साथ आपने देखा है, उस समय आप रिपोर्टिंग करते थे कि जिस तरह से उनके पास एक पूरे सेकंड लाइनर नेता थे, भले ही वो शीर्ष पर न रहे हो, लेकिन अभी मायावती के पास कोई ऐसा जमीनी नेता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि मायावती के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो आकाश आनंद को ला रही है? ये भी बात है। देखिए शिल्पी जी, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी में जो सेकंड लाइनर के लोग थे, या ये कहेंगे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम ने जिनको जोड़ा था, और कांसीराम के साथ मिलकर के जिन्होंने काम किया था, बहुजन समाज पार्टी के लिए कैडर कैंप लगाए थे, साइकिलों से यात्रा की थी, कार्यकर्ताओं के घरों में रुक करके पार्टी संगठन को खड़ा किया था, वो सारे नेता आज एक एक करके अलग हो। उसमें चाहे नसीमुद्दीन हो, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एक समय था राम समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते, जब मायावती जी का उभार नहीं हुआ, उनको वो किसी मायावती का उभार होता गया और राम समाज पासी अलग हो गए, ऐसे एक बलिहारी बाबू अलग हो गए, इससे तमाम लोग, पुराने लोग अलग हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश में आर.के. चौधरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, महेंद्रजीत सरोज, राज बहादुर, इस तरह के लोग भी जो बड़े नेता रहे उत्तर प्रदेश में, वे सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं चले गए। अब जो बात आपने कही कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए कुल मिलाकर के जो क्षेत्रीय पार्टियां, मतलब कहेंगे, हालांकि बसपा वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, मगर इस तरह की पार्टी जहां वन मैन शो होता है, वो परिवार के ही लोगों को कहीं ना कहीं सत्ता हस्तांतरण की बात करते हैं। वो उदाहरण और भी पार्टियों में आपको देखने को मिलेगा। तो वो कंडीशन बहुजन समाज पार्टी में भी अब दिखाई पड़ रही है। और ये बात मैंने जो पहले बात आपको कहा कि पहले उन्होंने आनंद कुमार को लिया, अपने भाई को जोड़ा, क्योंकि देखिए विश्वास भरोसा जहां व्यक्ति को आता है वहीं पर आता है। कहने को है कि बसपा में ये कहा गया कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं, मेरा परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, मगर जो सामने दिखाई पड़ रहा है, आनंद कुमार आए, आनंद कुमार के अलावा आकाश आए, आकाश चूंकि पढ़े हैं, नई पीढ़ी के वो हैं, तो अब आपने धीरे धीरे उनको दे दिया, क्योंकि आनंद कुमार और आकाश कुमार की समझ में थोड़ा बहुत फर्क है, जो मायावती ये चाहती है कि करें। मायावती के लिए एक सबसे बड़ी बात संघर्ष की उत्तर प्रदेश में यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से भीम आर्मी का उभार हो रहा है, मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि मायावती अब उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर कि उनका, एक तो वो सक्रिय राजनीति में उस तरह से नहीं रहती हैं कि जैसे और लीडर होते हैं पब्लिक मीटिंग करने जाएंगे या संघर्ष की करेंगे, मायावती का इस तरह का कोई सड़क पर संघर्ष का इतिहास नहीं है। अब भीम आर्मी जिस तरह से बढ़ रही है और उसके चंद्रशेखर जिस तरह से, अभी देखिए अयोध्या में वो आए थे, अभी प्रयागराज में गए, पहली बार चुनाव लड़े, सांसद हो गए, तो जिस तरह से उभार हो रहा है, और वो भी वोट बैंक वही हो रहा है, वही जाटव वोट बैंक पर ही प्रहार कर रहे हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी का आधारभूत माना जाता है। तो अब उस तरह से एक कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए भविष्य की राजनीति क्या होगी। जो बात अभी आपने कहा कि सलाह दे रहे हैं, बात आई कि सलाह, निश्चित तौर से वो लगातार ट्वीट करके जो बात बयान आ जाता है, फिर उसमें अगले दिन वो सवाल सलाह देते हैं, वो चाहे योगी सरकार को दें, चाहे मोदी सरकार को दें, या दूसरे राज्यों की सरकारों को सलाह वाले ट्वीट उनके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात अब है कि पार्टी को कैसे स्थायित्व दें, पार्टी का खोया हुआ जनाधार कैसे लौटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जिस तेजी से गंभीरता से उभार हुआ, 24 के लोकसभा चुनाव को देखिए, चाहे 22 का चुनाव देखिए, चाहे 19 का चुनाव देखिए। 19 के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके मायावती जी को 10 सीटें मिल भी गई थी, मगर उसके बाद आप देखिए चला गया, तो जो इनका वोट था वो भी खिसक गया। अब वोट परसेंट को यदि आप देखेंगे तो इनके वोट परसेंट में भी 7-8% की, जहां तक मुझे लगता है आंकड़ा देखना पड़ेगा, कि वो कमी आई है। तो 24 का विधान लोकसभा चुनाव है, 22 में भी आंकड़े में कमी आई। तो जब आपका वोट परसेंट गिर रहा है, आपके विधायक नहीं जीत रहे, आपके सांसद नहीं जीत रहे, तो आपको कहीं ना कहीं रणनीति पे बदलना होगा। मायावती जी शायद लगातार संगठन में, अभी उन्होंने कुछ अपना बैठकें की थी, कुछ पदाधिकारी जिलों में बनाए, कोऑर्डिनेटर बनाए, फिर उनको बदला।
तो अब ये प्रक्रिया में चल रही है। तो ये तो बीएसपी के बारे में सर सुनने में आता है कि मायावती ने कोऑर्डिनेटर बनाए, हटाए, प्रभारी बनाए, फिर से उनको हटाए, कुछ को जिम्मेदारी दी, फिर कुछ से जिम्मेदारी ले ली, और ये एक प्रयोग है। निश्चित रूप से ये रणनीति हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से पार्टी की स्थिति है, क्योंकि सांसद है नहीं और विधायक भी वो हैं इकलौते विधायक जो अपने दम पर जीतते हैं, ऐसा माना जाता है। उमाशंकर सिंह बड़रखड़ा से जो विधायक है वो अपने दम पर जीतते हैं, और अब तो उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब है। अभी तो उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया है। तो अभी भाई जब जी इस बात पर आती हूँ, लेकिन जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की उस पर जरूर इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि जिस तरह से गिरीश जी, जिस तरह से अभी मनमोहन जी कह रहे थे कि चंद्रशेखर का ये जो उभार है, उनका जो एक उनकी सक्रियता है, नगीना से सांसद हैं, जहां जाते हैं वहां कम से कम भीड़ जुट जाती है, युवा जो उनको समर्थक हैं वो आ जाते हैं, और जिस तरह से उनकी अपनी तेजी है, अपना तेवर है, आक्रामकता दिखाते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक युवा नेतृत्व को काउंटर करने के लिए अब मायावती को लगा कि अब उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रही है उससे तो वो काउंटर कर नहीं पाएगी, तो आकाश आनंद जिन्होंने शुरू में बहुत तेवर उन्होंने दिखाए थे, हालांकि उन्होंने बयान ही दिया था, ऐसे में विदेश में पढ़े लिखे आकाश आनंद को अगर वो लाती हैं, एक उनका सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंस है आकाश आनंद का, तो ये चंद्रशेखर को एक तरह से काउंटर कर सकती हैं। क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊंगी, अभी चंद्रशेखर ने जब लखनऊ में ये कहा था कि अरे वो पार्टी में लाती हैं और बाहर करती हैं और बहन जी उनको, तो उन्होंने डिफेंड करते हुए मायावती ने आकाश आनंद को ये कहा था कि अब वो कांशीराम के और बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए तन्मयता से काम कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो क्या लग रहा है अब युवा नेतृत्व के सामने आकाश आनंद को इसलिए भी लाया गया है कि वो युवा हैं, युवा अपील, उनसे उनकी जो अपील है उससे युवा प्रभावित होंगे या उनसे कनेक्ट कर पाएंगे बेहतर? गिरीश जी देखिए, एक दशक से मायावती जो है वो हाशिए पे हैं, तो राजनीति में मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है कि, और किसी भी माने मायावती की मूल पहचान जो है, ठीक है वो फील्ड में नहीं जाती थी वो अलग बात है, लेकिन उनकी मूल पहचान एग्रेशन थी। उनके पास जनाधार था, उनके कार्यकर्ता जो हैं पैसा लेकर के नहीं आते थे, और मायावती किसी मंडलीय समीक्षा में जाती थी तो लगभग लोग ये तय मानते थे कि किसी न किसी बड़े अधिकारी का विकेट गिरा। तो जब तक एग्रेशन नहीं आएगा, और मायावती उनको कितना छूट देती है, सब कुछ इसी पर निर्भर है। खतरा सिर्फ चंद्रशेखर नहीं है, चंद्रशेखर तो है ही है। अगर दलित समाज परंपरागत वोट कांग्रेस का भी रहा है, खतरा कांग्रेस से भी है। अखिलेश यादव भी पीडीए चला रहे हैं, उनका भी कोई वही मकसद है। और फिर भाजपा भी तो जातीय राजनीति ही करती है। देखिए, दावे चाहे कोई कुछ करे, इस समय सारी की सारी राजनीति खासकर उत्तर और प्रदेश और बिहार की जातीय समीकरण पे ही सब कुछ निर्भर है। तो इसी नाते आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लंबे समय से लंबित है। फिर इसके बाद भी अगर मतलब ये कहने वाला भी है कि जातीय समीकरण सब बना रहे हैं, अब उसमें ये अपनी खोई जगह कितनी खोया हुआ आधार कितना बना लेते हैं, इस पे निर्भर करता है। क्योंकि अब भी 9% वोट तो लगभग बसपा के पास है ही है। कुछ और बढ़ा लेंगे तो संभव है कि इनको कुछ हासिल हो, अन्यथा इस रवैये से तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन पॉलिटिकल कमबैक करने की जो उम्मीद है वो तो आखिरी समय तक रहती ही है। अभी इस समय जो स्थिति है उसमें मुश्किल है, लेकिन जैसा आपने कहा कि मुश्किल कुछ भी नहीं होता राजनीति में, और राजनीति की जो अनिश्चितता है वो भी अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि उससे भी लोग उम्मीद रख सकते हैं। मनमोहन जी, जिस तरह से आकाश आनंद हैं, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, कल वो जा रहे हैं मुंबई जहां पर वो बैठक करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद 10 दिन के दौरे के लिए बिहार जाएंगे। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश चुनाव की भी तैयारी है, उसमें भी जिम्मेदारी निभाएंगे, और इस पोजीशन के बाद तो सीधे वो नेताओं के संपर्क में रहेंगे, पार्टी की बैठकें करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है जो जनाधार की बात है, जो बहुजन
का खासतौर पर जो युवा वर्ग है, वो सिर्फ अब तो बहुत बदल गई है राजनीति। क्या सिर्फ इस वजह से आकाश आनंद के पीछे वो चल सकता है या आकाश आनंद को मान्यता इस बात से मिल सकती है उनके वोटर्स के बीच कि वो मायावती के भतीजे हैं? क्योंकि वो उनका तो कोई अनुभव नहीं है संघर्ष का, वो लोगों के बीच गए नहीं है, विदेश में पढ़े लिखे हैं, वो सीधे जिसको ये कहा जाता है कि वो सीधे कहीं से लैंड कर गए हैं और आकर के उनको बड़ी पोजीशन मिल गई है। तो क्या वो इसमें फ़र्क ये है कि दूसरी जिस पार्टी की बात हम लोग करते हैं कि उनको भी पिता की विरासत मिली है, लेकिन उससे पहले काफ़ी समय तक उन्होंने, आपने देखा होगा फील्ड में वो यूथ विंग के वो अध्यक्ष रहे, वो उन्होंने बाकी भी पोजीशंस पर वो रहे। तो ऐसे में आकाश आनंद एकदम से आकर के इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्थिति रहेगी आकाश आनंद की? कितनी उम्मीद की जाए इसकी, मनमोहन जी? देखिए, जहाँ तक आकाश आनंद का सवाल है, देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ बता दूं, जो बात आपने कही संघर्ष वाली, तो बहुजन समाज पार्टी का कोई ऐसा राजनीतिक इतिहास नहीं है कि उनके लोग सड़क पे उतर के संघर्ष करते। कभी कोई इशू स्थानीय बन गया हो तो उतरे होंगे। एक उत्तर प्रदेश में स्वाति सिंह का मसला था, दयाशंकर और वो वाला मसला एक फंसा था, तो नसीमुद्दीन के खिलाफ और इस सब प्रदर्शन हुआ था, उसमें नसीमुद्दीन के मतलब एक एक वो इशू आया। तो बाकी कहीं ऐसा नहीं आया कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों उतर के कोई संघर्ष करे। इनका कैडर है, कैडर के हिसाब से होता है। मगर जो बात आ रही है कि आकाश आनंद जब तक सड़क पर उतर के, देखिए यदि हम भीम आर्मी के चंद्रशेखर से और आकाश की तुलना करें कि मायावती यदि उस संदर्भ में ले जाना चाह रही हैं, तो चंद्रशेखर सड़क पे उतर के संघर्ष करते हैं। प्रयागराज में आए, सैकड़ों की संख्या में उनके साथ लोग आए, वहां पर लाठीचार्ज हो गया। तो देखिए, राजनीति में भी अब लोग उसी के साथ जोड़ना चाहते हैं जो व्यक्ति संघर्ष करता हो। संघर्ष के साथ जोड़ना लोग चाहते हैं, क्योंकि जो सत्ता होता है उसके खिलाफ विपक्ष जो राजनीति करता है वो सड़क पर राजनीति होता है, सड़क पर संघर्ष होता है, वो संघर्ष में लोग जोड़ना चाहते हैं। अब ये आकाश आनंद का कोई संघर्ष का अपना इतिहास नहीं, ना बहुजन समाज पार्टी का ऐसा है। कैडर बेस्ड पार्टी रही, एक वोट बैंक बड़ा था। जैसा कि अभी गिरीश जी ने कहा कि ये दलित वोट कभी कांग्रेस का हुआ करता था। बेशक 1984 तक कांग्रेस के पास दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों का एक बड़ा चंग वोट था, तो ये सारा कांग्रेस से था। जब कांशीराम जी ने बसपा बनाई और उसमें आए 1985 में, जब इसका DS4 से लेकर बामसेन से DS4 लेकर बसपा में जब बनाया, तब ये उसके बाद धीरे धीरे दलित जुट करके कांग्रेस से छिटका। फिर बाद में बसपा राजनीति में आई, मतलब ये बढ़ती रही, तो धीरे धीरे कांग्रेस का वो खत्म हुआ और बसपा। अब उत्तर प्रदेश में जो राजनीति पीडीए की चल रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं पीडीए के साथ दलित भी जा रहा है। अब वो बेशक है कि जो बहुजन समाज पार्टी के साथ, जाटवों के साथ उत्तर प्रदेश में पासी जुड़ा था, वो पासी बड़े नेता थे, वो सारे पासी बड़े नेता आज समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। पासी बिरादरी के कई सांसद समाजवादी पार्टी के आज की तारीख में, तो वो एक पासी समुदाय का जो वोट था, जिसको दलित हम लोग कहते हैं, वो भी चला गया। वो इनसे किसका? अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक उत्तर प्रदेश में गठबंधन बन रहा है, जैसा कि अभी लोकसभा में है, जिसके नतीजे हम सबने देखे। ये 27 में वो गठबंधन रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज मुस्लिम, यादव, माई समीकरण जोड़ के और दलितों का कुछ वोट चला जाए और ये पुरानी स्थिति बन जाए। बिल्कुल, तो ये जब तक बात संघर्ष नहीं करेंगे, एक मिनट, जब ये संघर्ष नहीं करेंगे, चुनावी जो रणनीति बनेगी उसको देखते हुए ये बातें तय होंगी। गिरीश जी, एक आखिरी सवाल ये है कि ऐसे तो बीजेपी को एक और वैसे बी टीम मायावती जी को या बीएसपी को कहा जाता है, जब भी वो ये कहती है, ये बात तो बहुत कॉमन हो चुकी है। तो क्या लगता है कि आकाश आनंद की स्टाइल कुछ ऐसी हो पाएगी जिसमें वो मायावती की छाया से निकल पाए, या बी टीम जिस तरह से एक लेवल लगा है उससे कभी बाहर आ पाएंगे? हालांकि ये तो है तो बहुत एक भविष्य का सवाल, लेकिन फिर भी संक्षेप में जानना चाहूंगी, क्या लगता है अभी आपको? नहीं, इस अवधारणा को तोड़ना ही होगा, बगैर तोड़े, क्योंकि आम आदमी के दिमाग में इस्टेब्लिश हो गया कि मतलब किसी से पूछिए, सर्वे करवा लीजिए कि भाजपा की बी टीम कौन है, तो लोग यही कहेंगे कि बीएसपी है। बीएसपी के लिए अब सबसे जरूरी चीज यह है कि इस अवधारणा को तोड़े, जो ताकत है उसको सहेजे, उसको विस्तार दे और हमलावर बने, क्योंकि जमाना ही एग्रेसिव राजनीति का है
और मायावती जी भी अग्रेसिव राजनीति कर चुकी हैं। ठीक है, उनके लोग सड़क पे नहीं उतरे हैं, लेकिन उस नारे को याद करिए, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये अपने आप में बहुत ही आक्रामक नारा था अपने समय में। बाद आक्रामक में वो नारा आया था और होगा, इसका बात भी हाथी नहीं गणेश है। डीएसपी में जिस तरह के प्रयोग हुए हैं, भले ही उनको नकारा जाए, भले ही कहा जाए, लेकिन समय समय पर बीएसपी सुप्रीमो ने प्रयोग करने की कोशिश की है। चाहे सोशल इंजीनियरिंग की बात हो, भले ही जिसमें टिकट दिए गए उसके बाद इसको एक तरह से कह दिया गया हो सोशल इंजीनियरिंग, या दूसरी बात हो, लेकिन इतना तय है कि अब पार्टी के पास कमबैक के लिए कोई बहुत विकल्प नहीं है। ऐसे में आकाश आनंद उम्मीद की किरण हो सकते हैं। अब आकाश आनंद विदेश में पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पर जरूर सक्रिय हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कितना पहचानते हैं, कितना वो आगे इस कैंपेन को, इस मूवमेंट जिसको कहा जाता है, उसको ले जाएंगे या राजनीति को ले जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट तो फिलहाल कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन राजनीति बीएसपी की जो रही है उसको आगे ले जा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए मनमोहन जी आपका और गिरीश पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खबर पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आकाश आनंद राजनीति का उभरता एक सितारा आप कह सकते हैं। बीएसपी ने फिलहाल नई जिम्मेदारी दी है, लेकिन आगे आने वाले समय में जरूर वो मुखर होकर के राजनीतिक फलक पर दिख सकते हैं, क्योंकि बीएसपी का रोल भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, अगर पिछले लगभग 3-4 दशक से देखा जाए। तो फिलहाल इतना ही अभी के लिए। इस खबर पर राय जरूर दीजिए, और इसके साथ ही द फेडरल देश को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।